वेलकम स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पॉइंट में हमारा एक नया वीडियो है, सेल डिवीज़न पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि सेल डिवीज़न पार्ट फर्स्ट में हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरीके से सेल जो है वो डिवीज़न करती है, क्यों डिवीज़न करती है, और डिवीज़न के बाद में उसमें क्या क्या स्टेज जो है वो आती है, हमने देखा था उसके अंदर। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि जो सेल डिवीज़न करती है उसके लिए एक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। उस साइकिल का नाम है सेल साइकिल। और उस सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया था बहुत सारी जो स्टेज है उसके अंदर, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज को भी हमने डिवाइड किया था। उसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आया था अलग से सेल साइकिल के लिए। सेल साइकिल में हमने देखा था कि जो सेल साइकिल होती है उसको दो मेन फेज में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेज एंड एम फेज। और इंटरफेज को डिवाइड किया जाता है G1 S G2, और एम फेज को डिवाइड किया जाता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के अंदर। तो उसी सेल साइकिल से एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम उस क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है G1 S एंड G2 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे भी आपको 2n दिख रहा है, यहाँ पे भी 2n दिख रहा है, यहाँ पे भी 2n दिख रहा है। लेकिन नीचे डीएनए की मात्रा की बात करें तो डीएनए की मात्रा यहाँ पे हमें दिख रही है G1 के अंदर 2C, यहाँ पे 4C और यहाँ पे 4C। तो इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब की अगर बात करें तो इसके लिए हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, हमने सेल साइकिल में देखा था कि किसी भी प्रकार के नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में जो चेंजेस है वो इंटरफेज में तो दिखाई नहीं देता हमें। तो अगर हम कहें कि जो सेल अपना क्रोमोसोम लेके स्टार्ट कर रही है डिवीज़न, यानी कि जो एंटर कर रही है इंटरफेज के अंदर, वो ही डिवीज़न जो है हमें लास्ट तक देखने को मिलता है। लेकिन बात करें हम डीएनए की अमाउंट की, तो डीएनए के अमाउंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि G1 के अंदर डीएनए अमाउंट हमें 2C दिखाई दे रही है, जबकि S में ये अमाउंट हो जाती है 4C। तो हाउ कुड बी इट चेंज? तो इसकी अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि S स्टेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, और S के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसका मतलब है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अमाउंट डबल हो जाएगी तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डीएनए की अमाउंट जो कि G1 में 2C है, मतलब अगर हम इस स्टार्ट लेके चल रहे हैं कि उसमें 2 है तो वहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। यहाँ पे C का मतलब कंसंट्रेशन है और कुछ नहीं है। इसके बाद में हमने देखा था G2 के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चेंज नहीं देखने को मिलता डीएनए में ना क्रोमोसोम में। इसका मतलब आगे भी वो कितनी रहेगी, 4C। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कैसे हुआ। नीट के एग्ज़ाम के लिए, यूजी एग्ज़ाम्स, BSc और वेरियस टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कैसे हो गया। तो आपको इसका सीधा सा आंसर देना है, क्योंकि एस स्टेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए उनकी अमाउंट एज इट इज़ रहेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा था कि एस स्टेज के अंदर डीएनए की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4C हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो है सेल डिवीज़न पार्ट सेकंड। इसके अंदर हम बात करेंगे कि सेल डिवीज़न के लिए कौन सी मेन फेज जो है वो रिक्वायर होती है और कौन कौन सी स्टेजेज जो है वो हमें देखने को मिलेगी आगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सेल डिवीज़न को हमने इंटरफेज और एम फेज के अंदर एक सेल साइकिल के थ्रू बांटा था। तो सेल साइकिल की एक सेपरेट वीडियो हमने अलग से बनाई थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरफेज क्या होती है, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में बताया था कि इंटरफेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंदर जो सेकेंड पार्ट हमारा डिवीज़न का है, इसके अंदर हम लेके आए हैं केवल एम फेज के बारे में। और एम फेज की बात करें तो एम फेज को हमने डिवाइड किया था दो स्टेज के अंदर, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है केंद्रक का विभाजन, बेसिकली अगर हम उसको हिंदी में बोले तो। लेकिन इस केंद्रक के विभाजन की
या एम फेज की जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है माइटोसिस। ये क्लियर रखना क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसी स्टेज में मियोसिस भी स्टडी किया जाता है और इसी स्टेज में माइटोसिस की स्टडी भी की जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं ये है माइटोसिस, यानी कि अगर हम इसको बोले तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हम समसूत्री विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में कैरियोकाइनेसिस आता है, और कैरियोकाइनेसिस के बाद में हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस, और वहाँ पे होगा लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन, जिससे कम्प्लीटली सेल का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, आप इसको स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि एम फेज की अगर बात करते हैं तो एम फेज को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात की जाए तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो इनडायरेक्ट डिवीजन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट का मतलब है यहाँ पे ये कि ये सीधा विभाजन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम उसको बोले कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो वो फटाफट से परफॉर्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये वेरियस स्टेप्स के थ्रू का परफॉर्म होता है, इसलिए इसको बोला गया है यहाँ पे इनडायरेक्ट डिवीजन। अब वो वेरियस स्टेज कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा कि कैरियोकाइनेसिस जो है उसको आगे वापस डिवाइड किया गया है, और वो वापस डिवाइड किया और कौन कौन से स्टेज में किया गया है। तो आपको मैं उसका एक बार नाम लेके बता देता हूँ। पहली स्टेज उसमें आएगी प्रोफेज, उसके बाद में आएगी मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज, देन उसके बाद में आती है टीलोफेज। हम यहाँ पे उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं डिटेल में कि कौन कौन सी प्रोफेज होती है, कौन कौन सी मेटाफेज होती है, और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करें कि अभी जो सेल है वो अभी स्टार्टिंग में जो सेल आई है वो सेल जो है वो डिवीज़न कर रही है, और डिवीज़न करते करते उसने एंट्री की है इंटरफेज के अंदर, और इंटरफेज में जैसे उसने एंट्री की है तो वो गुजरेगी G1 SN G2 से, देन उसके बाद में वो एंट्री लेगी एम फेज के अंदर। तो अब जैसे ही वो एम फेज में एंट्री ले रही है, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में एंट्री ले रही है, तो वो सबसे पहले जो जिस स्टेज में उसको जाना जाएगा उसको बोलेंगे यहाँ पे अर्ली प्रोफेज, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेज। इस इनिशियल स्टेज की बात करें तो इस इनिशियल स्टेज के अंदर फीचर्स आप देख लीजिए क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें कंप्लीट रूप से। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये आउटलाइन जो है दैट इज़ द सेल वॉल, इज़ दैट क्लियर। और इसके बाद में ये अंदर की तरफ जो है वो है सेल, और उसके जो अनदर फीचर्स हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस भी होगा, DNA भी होगा, सब कुछ है उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अर्ली प्रोफेज के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अर्ली प्रोफेज में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियोलस, ये जो आपको दिख रहा है एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ द न्यूक्लियोलस, ये वाला। फिर उसके बाद में हमें देखने को मिलता है इसके अंदर अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एज इट इज़ हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है क्रोमोजोमल मटीरियल। ध्यान रखना यहाँ पे हमने उसका नाम क्या दिया है, क्रोमोजोमल मटीरियल। अभी तक हम उसको क्रोमोजोम भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, केवल क्रोमोजोमल मटीरियल। दैट मीन्स इससे आगे चलकर क्रोमोजोम बन सकते हैं। दूसरी बात, ये जो क्रोमोजोम मटेरियल है वो किस स्टेज में हमें देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन की स्टेज में, या यूँ कहीं कंडेंस स्टेज में देखने को मिलता है। संघनित यानी कि एक तरीके से उलझा हुआ होता है ये। साथ ही यहाँ पे हमें नीचे की तरफ क्या देखने को मिल रहे हैं, अभी छोटे छोटे से ये जो डॉट ये दिख रहे हैं, ये दैट इज़ द सेंट्रियोल्स, बट हम इसको अभी नाम ही नहीं देंगे क्योंकि ये अभी अर्ली प्रोफेज है, दैट इज़ द अर्ली प्रोफेज। अब जैसे ही जो प्रोफेज है वो एंट्री करती है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ द लेट प्रोफेज। और लेट प्रोफेज की बात करें तो लेट प्रोफेज में हमने क्या देखा कि जो अर्ली प्रोफेज की जो स्ट्रक्चर्स थी उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आया, और वो बहुत ज़्यादा चेंजेस क्या आया है वो देखते हैं। कि पहली बात तो जो न्यूक्लियोलस था और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये देख लीजिए ये डिसअपेयर हो चुके, जो ये जो डॉटेड आ रही है ये दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो कि क्या हो चुकी है यहाँ पे डिसअपियर हो चुकी है। इसके बाद में जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो अब यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा और अच्छा सा दिखाई देने लग गया है। अभी तक भी हमने उसको कोई नया नाम नहीं दिया है, ध्यान रखना, अभी तक भी हमने उसको नाम नहीं दिया। ये केवल हमने कहा कि ये अब थोड़ा सा दिखने लगा है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल उलझा हुआ था, अब ये थोड़ा सा और दिखने लगा है। इसके बाद में जो हमारे जो सेंट्रियोल्स थे उन सेंट्रियोल्स के अंदर
एस्ट्रल रेज और सेंट्रियोल्स मिलकर के एस्टर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ध्यान रखना, एस्टर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं और वहाँ उन्होंने क्या बना लिया है, यहाँ पे एस्ट्रियोल्स बना लिए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी भी प्रकार के नए जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी तक केवल हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एस्टर्स बने हैं। और व्हाट इज़ द एस्टर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो एस्टर क्या होते हैं कि सेंट्रियोल के अराउंडिंग, देखें यहाँ पे आप दिख रहे होंगे छोटी छोटी सी लाइनें दिख रही हैं हमको, ये लाइनें जो हैं उनको बोला जाता है एस्ट्रल रेज। तो सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्ट्रल रेज जो है पाई जाती हैं, इस वजह से एस्ट्रल रेज एंड सेंट्रियोल को मिलाकर के कहा जाता है एस्टर। ध्यान रखना, एस्ट्रल रेज एंड सेंट्रियोल को मिलाकर के क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। इसके बाद में इसी वजह से, ध्यान रखना, इसी वजह से यहाँ पे एक नया वर्ड हो रहा जाएगा, वो आता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो डिवीज़न है, जो माइटोसिस है, वो भी क्या होता है, कई प्रकार का होता है। ध्यान रखना, वो भी कई प्रकार का होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, एस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए, और यहाँ पे एस्टर कितने देखने को मिल रहे हैं हमें, एस्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं दो, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एम्फी, क्योंकि एम्फी वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली दो के लिए। तो इसलिए एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उसको बोला जाता है एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस जो है वो किस में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये ऐसा नहीं मिलता, प्लांट सेल में कैसा होता है, एनेस्ट्रल्स होता है। इसका मतलब वहाँ पे सेंट्रियोल क्या होते हैं, प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर एस्टर्स नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, वहाँ पे क्या नहीं बनेंगे, एस्टर्स नहीं बनेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनेस्ट्रल्स। क्लियर बात यहाँ पे। इसके बाद में ये केवल प्रोफेज था, इसमें हमने क्या देखा कि प्रोफेज स्टेज के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद में जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट साइड पहुँच जाएंगे और वहाँ पे छोटी छोटी एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ द मेटाफेज। अब मेटाफेज की अगर बात करें तो मेटाफेज के अंदर हमने क्या देखा कि जो क्रोमोजोम हमें प्रोफेज के अंदर अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पे क्लियर दिखते हैं। इसका मतलब अब जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम अरेंज हो जाते हैं ऑन द इक्वेटर, जैसी इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। तो ये क्रोमोजोम कहाँ है, अरेंज हो गए, इक्वेटर पे अरेंज हो गए, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे मेटाफेज को, और इस लाइन को बोला जाता है यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट। इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, मेटाफेज, और इस लाइन को बोला जाता है जहाँ पे क्रोमोजोम अरेंज हो रहे हैं उसको बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट, या इसी को नया नाम दिया जाता है, दैट इज़ द इक्वेटर। इसके बाद में जो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए थे, यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्पिंडल फाइबर है यहाँ पे कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, जो कि डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, पोल से आ रहा है। ध्यान रखना, पहला स्पिंडल फाइबर है यहाँ पे कंटिन्यूस, जो कि आता है पोल टू पोल। इसके बाद में सेकंड हमारे पास आता है डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि ये पोल से निकलेगा लेकिन पहले किसके पास जा रहा है, क्रोमोजोम के पास, दोनों साइड से। बीच में इसका कनेक्शन जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, यहाँ पे नया नाम दिया है क्रोमोजोमल, और सॉरी डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। साथ ही इसका एक और नाम हमने ऐड किया यहाँ पे क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। इसका मतलब क्या है कि ये क्रोमोजोम के साथ में अटैच हो चुके हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। तो स्टूडेंट्स, मेटाफेज का सीधा सा मतलब है कि क्रोमोजोम अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्रोमोजोम कितने हैं दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे दो क्रोमोजोम, और दोनों के अंदर जो क्रोमेटिड है वो कितने दिख रही है हमें, डबल। ये देख लीजिए, ये हमारा पूरा का पूरा एक क्रोमोजोम है, और इसमें ये जो दो लाइनें हमको दिखाई दे रही है, ऐसी ऐसी लाइनें, ये एक लाइन सिंगल होगी वो क्रोमेटिड होती है। इसका मतलब एक क्रोमोसोम में हमें कितनी लाइनें दिखाई दे रही हैं, दो। इसका मतलब इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड हैं। तो इट इज़ द मेटाफेज। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आती है, दैट इज़ द एनाफेज स्टेज। और एनाफेज की जब बात करें तो एनाफेज के अंदर अब क्या होगा कि जो क्रोमोजोम मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज थे वो अब सेपरेट होने लग जाएंगे, और सेपरेट जब होने लग जाते हैं तो उस मेथड को हम बोलेंगे, जिस मेथड की वजह से वो सेपरेट होंगे तो उसका नाम है यहाँ पे पुलिंग एंड पुशिंग मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनके अंदर जो है मायोसिन प्रकार की और एक्टिन प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन्स पाई जाएंगी, जो कि क्या होती है, एक तरीके से हम कहें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। इसकी वजह से ये अपने क्रोमेटिड जहाँ पे ये अटैच हो जाती है उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो एक तरीके से हम कहें कि हमें ऐसा लग रहा है कि सेंट्रियोल की तरफ से क्रोमोसोम को कोई खींच रहा है, इसलिए इसको हमने बोला पुलिंग। और ये दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब बीच में इनके अंदर कोई प्रेशर आ गया है, इसकी वजह से इसको पुश किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पुशिंग। इसलिए इसके मैकेनिज्म का नाम है यहाँ पे पुलिंग एंड पुशिंग मेथड। तो इसकी वजह से अब हुआ क्या कि जो क्रोमोसोम थे अब वो 2 से कितने हो गए, 4 हो गए। ध्यान रखना मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम कितने थे, 2, लेकिन अब क्रोमोसोम कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। लेकिन क्रोमेटिड की बात की जाए तो क्रोमेटिड यहाँ पे क्या हो चुका है, सिंगल। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो चुके हैं, 4, लेकिन क्रोमेटिड कितने हो चुके हैं, सिंगल हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये केवल एक लाइन है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है कि अब क्रोमोसोम 4 हो चुके हैं बट क्रोमेटिड क्या हो चुका है, यहाँ पे सिंगल हो चुका है। मतलब एक सिंगल क्रोमेटिड हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो भी क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है कि एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हमें एक नया नाम देखने को मिल रहा है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये क्या होते हैं, ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमेटिड को आपस में सेपरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब पुश करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। तो इट इज़ क्लियर कि अब हमारे पास 2 क्रोमोसोम इस साइड आ गए, 2 क्रोमोसोम इस साइड आ चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो चुका है एनाफेज के अंदर, 4। लेकिन क्रोमेटिड कितना है यहाँ पे, क्रोमेटिड यहाँ पे हमारे पास सिंगल सिंगल रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो स्लाइड है उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेज का, वो है एनाफेज के बाद आती है हमारे पास टीलोफेज स्टेज। और टीलोफेज स्टेज की बात की जाए तो टीलोफेज इज ए रिवर्स प्रोफेज। टीलोफेज स्टेज को क्या बोला जाता है, रिवर्स प्रोफेज स्टेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी वापस आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ चुकी है, और क्रोमोसोम वापस किस स्टेज में आ चुके हैं, कंडेंस स्टेज में आ चुके हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब प्रोफेज के अंदर जो काम हुए थे उसके जस्ट उल्टे काम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज़ द टीलोफेज स्टेज, जहाँ पे न्यूक्लियोलस वापस आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है, और वापस क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, कंडेंस हो चुके हैं। और सेंट्रियोल के अंदर जो एस्ट्रल रेज निकल रही थी वो भी क्या हो चुकी है यहाँ पे, फिनिश। इज दैट क्लियर। तो ये हमारी कौन सी स्टेज है, टीलोफेज स्टेज है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि टीलोफेज स्टेज जैसे ही आती है हमारा कैरियोकाइनेसिस क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने कैरियोकाइनेसिस को फिनिश किया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के अंदर। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है दैट इज द साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ में चलते रहते हैं। तो जैसे हम वहाँ पे जो एनाफेज की बात कर रहे थे, उस एनाफेज के साथ में लेट एनाफेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना, लेट एनाफेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस के भी क्या है स्टूडेंट्स, 2 मैकेनिज्म है कि एनिमल सेल में ये साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होगा और प्लांट सेल में ये अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एनिमल सेल में। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जिस मेथड से होता है उसका नाम है यहाँ पे सेल फेरो या कॉन्ट्रिक्शन मेथड, या इसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल ऑर्डर। ध्यान रखना, इसका मतलब है यहाँ पे सेल फेरो। फेरो का सीधा सा मतलब होता है एक खांच। मतलब एनिमल सेल में क्या होती है, एक खांच का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक तरीके से कहें कि इनके बीच में, मतलब जो टीलोफेजिक स्टेज है उसके बीच में यहाँ पे हमें एक खांच देखने को मिलेगी, और इस खांच की वजह से यहाँ पे क्या होगी, एक तरीके से हम कहें कि एक गड्ढे का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और ये गड्ढा जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंट्रीपीटल ऑर्डर के अंदर होता है। ध्यान रखना, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल 2 अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल के अंदर तो क्या होता है, केंद्र से परिधि की तरफ, यानी कि इस यहाँ से इधर की तरफ जाएगा। लेकिन सेंट्रीपीटल में ये खांच कैसे बनती है, ऐसे बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेंट्रीपीटल ऑर्डर में होता है और खांच के फॉर्मेशन से होता है। दूसरी बात, ये खांच जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ये खांच जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। इसकी वजह से क्या होती है कि जो सेल जो वॉल है एंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, यहाँ पे पिचक जाती है। और पिचक जाने की वजह से यहाँ पे
जो ये सेल है ये क्या हो जाती है, पूरी पूरी की पूरी एक खांच में कन्वर्ट हो जाती है, और खांच जैसे यहाँ पे कंप्लीट बन जाती है तो ये बिल्कुल बीच में से ब्रेक हो जाती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, एनिमल सेल के अंदर तो जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पे ये जो बाहर आउटर लेयर दिख रही है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, सेल है। और सेल के अंदर हमें बेसिकली सॉरी उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है हमारे, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने की वजह से दोनों की दोनों जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाती है, और ना हमारा नई जो दो सेल है वो उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एनिमल सेल के अंदर होता है खांच विधि की सहायता से। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल के अंदर ये जो डिवीजन होता है वो अलग मेथड से होता है। तो प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में ये डिवीजन होता है सेल प्लेट मेथड की वजह से। और सेल प्लेट मेथड की बात करें तो सेल प्लेट मेथड के अंदर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर के अंदर उस प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि केंद्र से परिधि की तरफ एक प्लेट बनती जा रही है दोनों साइड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेल प्लेट। ये प्लेट किससे मिलकर बनी होती है, इट इज़ द टाइप ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, जिसके अंदर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स के टुकड़े पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इनके बीच में आके जमा होने लग जाएंगे, इसकी वजह से एक कंप्लीट प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल प्लेट के अंदर कौन से जो है मिनरल्स पाए जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट मिलता है, इसकी वजह से अब जो सेल है वो क्या हो जाती है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। और कम्प्लीटली जब डिवाइड हो जाती है तो ये जो सेल्स है, हमें एक सेल से कितनी सेल मिल गई, दो सेल मिल जाती हैं। इट इज़ क्लियर। तो ये प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है सेल प्लेट मेथड, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में इसी के साथ हमारा जो माइटोसिस है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो माइटोसिस को हमने यहाँ पे डिवीजन में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमने क्या देखा कि जो सेल है उसका केवल अभी क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हुआ है, एक तरीके से हम कहें अभी तक सेल कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुई है। एक ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो सेल हमें देखने को मिल रही हैं, दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है कि पूरी की पूरी सेल जो है अपने न्यूक्लियस के साथ में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। तो स्टूडेंट्स माइटोसिस के भी कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास है क्रिप्टोमाइटोसिस, सेकेंड है डाइनोमाइटोसिस, थर्ड है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड फोर्थ है यहाँ पे हमारे पास एंडोमाइटोसिस। नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, इनके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता वो हमारा इसके वीडियो के अंदर उसका डिस्कशन नहीं किया जाएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो होगी। तो इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। एंड अब इस वीडियो के लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पुटअप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम वापस से एक बार देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम की जो है वो ली है 2n एंड 2c, ये हमने हमारी इच्छा से रखी है। अब हमारी सेल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो G1 आ चुका है, यहाँ पे S आ चुका है, G2 आ चुका है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये स्टेज तो है एम फेज और ये है हमारी इंटरफेज। इज दैट क्लियर? यानी कि कंप्लीट सेल साइकिल आ चुकी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि G1 के अंदर जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n है, डीएनए भी 2c रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही S आता है, S के अंदर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 2n है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए 2c से कितनी हो जाती है, 4c हो जाती है। इसका मतलब डीएनए का क्या हो चुका है, रेप्लिकेशन हो चुका है। G2 के अंदर क्या हुआ है, 2n है, 4c है, एच है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एंटर कर जाते हैं एम फेज के अंदर, और एम फेज के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारी पहली स्टेज आती है प्रोफेज, कोई दिक्कत नहीं है, 2n है, रहने दो। डीएनए की अमाउंट है 4c, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब डीएनए में तो कोई चेंजेज होगा ही नहीं क्योंकि डीएनए के अंदर एक सिंगल स्टेज है दैट इज एस, उसमें हो चुका है, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। लेकिन अब क्रोमोसोम में हो सकता है कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाए, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप आगे देखेंगे। अब बात करते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में भी एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। लेकिन जैसे ही एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज के अंदर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज बी चेंज,
कैसे? तो आप अब यहाँ पे वीडियो याद रखोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि एनाफेज में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, सेपरेशन हुआ था, यानी कि क्रोमोजोम जो है वो चेंज हुए थे, मतलब अलग अलग पोल की तरफ वो मूवमेंट कर रहे थे। इसका मतलब वहाँ पे 2 से कितने हो गए थे क्रोमोजोम, 4। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनाफेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो चुके हैं, 4n हो चुके हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए तो पहले से ही 4 से था। अब आते हैं हम टी का मतलब टीलोफेज, और टीलोफेज के अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो फिर गड़बड़ हो गई। अब वो गड़बड़ क्या है वो देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए पहले से 4 सी आ रही थी वो अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस हो चुकी है, और रिड्यूस होकर के वो कितनी हो गई है, 2c। तो क्या केवल डीएनए की अमाउंट ही रिड्यूस हुई है? नहीं, यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम वो भी कितना हो चुका है, 2n हो चुका है। इसका मतलब टीलोफेज के अंदर वापस जो सेल है वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ चुकी है, मतलब 2n एंड 2c के अंदर, और इसीलिए इसको कहा जाता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, कि जो पेरेंट सेल के अंदर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही डॉटर सेल के अंदर आएगा, मतलब 2n और 2c एज इट इज़ रहेगा, और साइटोकाइनेसिस जैसे ही परफॉर्म होता है तो 2n एंड 2c रहता है। तो इज़ दैट क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक थ्रू क्वेश्चन है कि प्रोफेज को एक नई स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ द स्पाइरम स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। ये था हमारा सेल डिवीजन पार्ट 2। आपके अगर कोई भी डाउट रहते हैं किसी भी प्रकार के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी वो बनेगी अलग से, सेपरेट वीडियो होगी, वो होगी मियोसिस के ऊपर, व्हाट इज़ द मियोसिस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो में बने रहने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।